बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। सेकंड ईयर के स्टूडेंट्स का इंशाल्लाह नेक्स्ट केमिस्ट्री का भी है थर्सडे को, और इससे पहले 2 वीडियोस मैंने बनाई हैं उसकी प्रिपरेशन के लिए, एक सॉल्ट एनालिसिस की और एक मॉडल पेपर सॉल्व करवाया। और इसके बाद मैंने आपको कहा था कि इंशाल्लाह कोशिश करेंगे कि एक ही वीडियो में जो मेजर एक्सपेरिमेंट्स हैं बाकी उन सबको कवर करें। तो इस वीडियो में देखते हैं, अगर सारे मेजर कवर हो जाते हैं तो इसी में इंशाल्लाह कवर कर लेते हैं। जो सॉल्ट एनालिसिस वाली है उसमें एक क्वेश्चन किया था एक स्टूडेंट ने कि जो हमारे पास दूसरी बीबीए की बुक्स हैं उसमें कुछ और कन्फर्मेटरी टेस्ट भी हैं। तो बिल्कुल इससे पहले कन्फर्मेटरी टेस्ट भी कोर्स में होते थे और वो सारे आपको याद करने पड़ते, 2 एटलीस्ट कन्फर्मेटरी टेस्ट याद करने पड़ते थे। लेकिन इस दफ़ा ये जो SLOs हैं मैंने इनको फॉलो किया। तो यहाँ पे देखिए SLOs हैं, तो इन SLOs में जिस तरह टेस्ट लिखे हुए हैं उनके मुताबिक मैंने आपको प्रिपरेशन बताई है। वैसे चलें अगली किसी वीडियो में मैं आपको कुछ इंपॉर्टेंट कन्फर्मेटरी टेस्ट भी बता दूंगा सॉल्ट एनालिसिस के। अच्छा, एक चीज़ ज़रा क्लैरिफाई कर दूं एक्सपेरिमेंट्स में जाने से पहले कि इसमें एक्सपेरिमेंट्स जो मेजर है ना आपके, ये टाइट्रेशन से रिलेटेड ही हैं। सॉल्ट एनालिसिस के अलावा सब कुछ टाइट्रेशन ही है। तो आपको हो सकता है जब आप ये वीडियो देखें तो आपको सारे एक्सपेरिमेंट्स की कैलकुलेशन जब वो एक जैसी लग रही हो तो एक जैसी ही होगी, ठीक है। तो आपने वो बोरिंग नहीं समझना है, सारी कैलकुलेशन आपने देखनी है और खुद से करनी है। वर्कशीट्स भी साथ अटैच कर दूंगा, बाद में बताता हूँ वर्कशीट्स कैसे मिलेंगी आपको। तो आपने वो सारी वर्कशीट्स भी सॉल्व करनी है खुद से, ठीक है। बहरहाल इंपॉर्टेंट बता देता हूँ कि हैं तो सारे टाइट्रेशन वाले हैं, लेकिन इंपॉर्टेंट इसमें ये नंबर 3 बहुत इंपॉर्टेंट है। नंबर 3 इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। इसमें एक्स की वैल्यू फाइंड आउट करनी होती है, आपके मॉडल पेपर में भी आया हुआ है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है और इनसे थोड़ा सा डिफरेंट है नंबर 5। नंबर 5 वाला ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। नंबर 6 भी आपका मॉडल पेपर में आया है, लेकिन 5 इससे ज़्यादा इंपॉर्टेंट। पहले ये दोनों करने हैं फिर बाकी सारे करने हैं। तो जब आप नंबर 5 पे पहुँचेंगे वीडियो में तो आप देखेंगे इसकी मैंने अलग से थोड़ा सा मैंने इसकी एक्सप्लेनेशन की है, डायग्राम इंक्लूड किए हैं, एपरेटस वगैरह सब कुछ अलग से बताया। जो 3, 4 हैं चूँकि मिलते जुलते थे तो इसलिए मैंने इनकी 3, 4 कह रहा हूँ, 2 है 4 है, तो इनकी मैंने कैलकुलेशन जो है वो सबसे चूँकि मिलती जुलती थी तो सिर्फ कैलकुलेशन जो है वो परफॉर्म करवाई है। तो सब में अपरेटस रिक्वायर्ड तकरीबन एक जैसा है, तो अपरेटस आपको पता होना चाहिए और इंडिकेटर्स वगैरह पता होने चाहिए। लेकिन ये सारी चीज़ें जैसे जैसे आप वीडियो में आगे जाते जाएंगे इंशाल्लाह क्लियर होती जाएंगी। और मैंने ऐड कर दिए हैं एक्सपेरिमेंट, कौन सा एक्सपेरिमेंट वीडियो में कहाँ पर है, यानी टाइम लाइन मैंने टाइम स्टैम्प ऐड कर दिए। तो अगर आप स्पेसिफिकली किसी एक्सपेरिमेंट पे जाना चाहते हैं तो आप डायरेक्ट उस एक्सपेरिमेंट पे चले जाएं। ज़रूरी नहीं है कि पूरी वीडियो आप देखें, तो टाइम स्टैम्प से आपको भी आसानी हो जाएगी इंशाल्लाह। तो अभी ये जो लिस्ट है इसके मुताबिक जैसे हैं प्रैक्टिकल, इसी के मुताबिक इंशाल्लाह देखते हैं प्रैक्टिकल्स को। तो पहला प्रैक्टिकल है डिटरमाइन द एग्जैक्ट मोलैरिटी ऑफ द गिवन सॉल्यूशन ऑफ H2SO4 एंड द वॉल्यूम ऑफ दिस एसिड रिक्वायर्ड टू प्रिपेयर 500 ml ऑफ 0.02 मोलर एसिड बाय वॉल्यूमेट्रिक मेथड। तो ये एसिड बेस टाइट्रेशन का बेसिकली एक्सपेरिमेंट है जिसमें आपको बेस की मोलैरिटी जो है वो गिवन होगी और एसिड की मोलैरिटी आपने फाइंड आउट करनी होगी। फिर उस एसिड की मोलैरिटी जब आप फाइंड आउट कर लेंगे फिर आपने उसको उस मोलैरिटी को लेते हुए एक और जो नॉन मोलैरिटी है उसका आपने उस एसिड को बनाना होगा, यानी उसकी मोलैरिटी को चेंज करना होगा। तो उसके लिए बेसिकली वॉल्यूम आपने फाइंड आउट करना होगा। तो अभी देखते हैं, पहले ये इस एक्सपेरिमेंट में याद रखिएगा अपरेटस आपने ज़रूर याद रखना है, तो वो सारी चीज़ें भी आपको बताता हूँ। अब टाइट्रेशन के एक्सपेरिमेंट में देखें ऐसा होगा कि हमें एक बेस जो है उसकी मोलैरिटी गिवन होगी, जिसकी वो बेस सबसे पहले हमें लेनी होगी इस कॉनिकल फ्लास्क के अंदर। इसको बोलते हैं कॉनिकल फ्लास्क, ठीक है, या इसको टाइट्रेशन फ्लास्क बोल के कहना चाहिए। दिस इज़ अ टाइट्रेशन फ्लास्क, ठीक है। उसके बाद ये इसके अंदर है प्यूरेट, फिर पिपेट भी होगी, वो यहाँ डायग्राम तो नहीं बनी हुई। फिर इसके बाद ये नीचे जो बेस है वो है और बीच में इंडिकेटर हमने यूज़ किया हुआ है, यहाँ पर मिथाइल ऑरेंज इंडिकेटर यूज़ किया हुआ है। अब हम करेंगे ये कि हमने इस टाइट्रेशन फ्लास्क के अंदर वो बेस ले लेनी है जिसका हमें वॉल्यूम भी पता होगा, जिसकी हमें मोलैरिटी भी पता होगी। उसको हम बोल देते हैं V2, ठीक है। वॉल्यूम ऑफ द बेस को V2 बोल देते हैं। लेट्स सपोज मुझे जो बेस का वॉल्यूम है जो मुझे पता है वो है उसको मैं कहता हूँ 10 cm3, और जो मोलैरिटी है इस बेस की, यहाँ सब कुछ मैं बेस का लिख रहा हूँ, वो बेस की मुझे मोलैरिटी पता है, उसको मैं M2 कह देता हूँ और वो है 0.05, ठीक है। कोई भी वैल्यू हो सकती है, मैं यहाँ पर 0.05 ले रहा हूँ मोलर। अब उसके बाद हमें जो एसिड है उसका इनिशियल वॉल्यूम बता देते हैं कितना है। तो उसके लिए एक टेबल बना होगा, तो इनिशियल रीडिंग हमें बता देंगे कि कितनी है और उसके बाद
इनिशियल और फिर उसके बाद फाइनल रीडिंग। यहाँ कॉलम दूसरा बना होगा फाइनल रीडिंग का, यहाँ इनिशियल रीडिंग का, और नेक्स्ट उसके बाद वॉल्यूम यूज्ड, एसिड का वॉल्यूम यूज्ड, ऐसे टेबल बना होगा। ठीक है, तो इनिशियली रीडिंग हमें कही जाती है वो 0 है वॉल्यूम की, यानी आपने 0 से स्टार्ट किया है और फिर क्या किया है कि इस बेस इस फ्लास्क के अंदर जो कि बेस और मिथाइल ऑरेंज पड़ा हुआ है, आपने एक एक ड्रॉप इसके अंदर जो है वो एसिड का डालना शुरू कर दिया, एक एक ड्रॉप, और तब तक ये एक एक ड्रॉप ऐड करते गए हैं जब तक बेस के अंदर जो मौजूद इंडिकेटर है उसने कलर चेंज नहीं कर लिया। अब यहाँ मिथाइल ऑरेंज है, याद रखना, और अगर बेस के अंदर मिथाइल ऑरेंज होगा तो उसका इनिशियल कलर होता है येलो, और जब टाइट्रेशन कंप्लीट हो जाती है तो उसका कलर पहले होता है ऑरेंज और फिर ऑरेंज से उसका कलर हो जाता है रेड, ये फाइनल कलर हो गया। जब ये कलर अपीयर हो जाएगा तो आपने इधर से इसको कर देना है स्टॉप, यानी एक्सपेरिमेंट आपने उधर स्टॉप कर देना है। उस वक्त जो फाइनल रीडिंग आएगी वो आपको यहाँ पर लिखी हुई मिलेगी। ठीक है, अब लेट्स सपोज वो फाइनल रीडिंग मुझे मिलती है 10 cm³ है फाइनल रीडिंग मेरी। ठीक है, तो कितना यूज़ हुआ 10 - 0, यानी 10 cm³ यूज़ हो गया, cm³ में ये वॉल्यूम चल रहे हैं। ठीक है, उसके बाद फिर अगली रीडिंग उन्होंने कहा कि 10 से स्टार्ट की और रीडिंग हो गई 20, तो अब 20 - 10 फिर से किया तो 10 cm³ यूज़ हो गया। और तीसरी रीडिंग भी इसी तरह 20 से 30, 20.0 से 30.0, और यूज़ कितना हो गया 30 cm³, यूज़ कितना हो गया 10 cm³। 30 में से 20 को फिर से माइनस किया तो 10 cm³ यूज़ हो गया। तो तीनों दफ़ा जो आपने एसिड यूज़ किया है वो यूज़ किया है 10 cm³। हो सकता है एक दफ़ा 10.1, एक दफ़ा 10.2, एक दफ़ा 10.3, तो आपने उनकी एवरेज ले लेनी है, एवरेज वॉल्यूम यूज्ड आपने निकालना है किसका, एसिड का। ठीक हो गया। अब स्टार्ट में आपने लिखी थी वॉल्यूम की वैल्यू बेस के लिए, अब यहाँ पर आप वॉल्यूम की वैल्यू लिखेंगे एवरेज वॉल्यूम ऑफ द एसिड, वो कितना आया, वो आया 10 cm³। ठीक है, अब आपने फाइंड आउट इससे क्या करना है, फाइंड आउट इससे मोलैरिटी ऑफ द एसिड, ये फाइंड आउट करना है। तो मोलैरिटी ऑफ द एसिड कैसे फाइंड आउट करेंगे, उसके लिए आसान सा फार्मूला लगाएंगे, m1v1 इक्वल्स टू m1v1 ओवर n1 बल्कि लगाना चाहिए हमें, m1v1 ओवर n1 इक्वल्स टू m2v2 ओवर n2, वेयर n स्टैंड्स फॉर द नंबर ऑफ मोल्स। अब नंबर ऑफ मोल्स कहाँ से पता चलेंगे, वो मुझे इनकी बैलेंस्ड इक्वेशन से पता चलेंगे। अब ये बैलेंस्ड इक्वेशन किसकी है, अब ये सोडियम कार्बोनेट हमारे पास बेस है बेसिकली, और सल्फ्यूरिक एसिड जो है वो एसिड है, जो वहाँ पे एक्सप्लिसिटली लिखा हुआ है। तो जब सोडियम कार्बोनेट रिएक्ट करता है सल्फ्यूरिक एसिड के साथ तो उसका फार्मूला होता है, उसका इक्वेशन होती है H2SO4 प्लस Na2CO3। ये जो दोनों जब रिएक्ट करते हैं तो बनता क्या है, बनता है Na2SO4, ये सॉल्ट बनता है, साथ CO2 बनता है और साथ H2O बनता है। अब यहाँ जो इक्वेशन के अंदर दोनों के साथ मोल्स हैं वो 1 1 लिखे हुए हैं, तो N1 भी 1 हो गया, N2 भी 1 हो गया, लेकिन लिखना ज़रूर है आपने। ठीक है, अब वो दोनों 1 होने का मतलब ये है कि हमने m1 अगर फाइंड आउट करना है तो आपने क्या करना है, m1 को ऐसे लिखना है इक्वल्स टू m2v2 ओवर n2, वो भी 1 हो गया बल्कि, ओवर v1। अब इसमें m2 की वैल्यू मैंने पुट की 0.05, उसको मल्टीप्लाई किया v2 के साथ, वो भी v2 को 10, और v1 की वैल्यू मुझे 10, ये सारा कुछ मुझे गिवन था, ये मैंने सॉल्व किया तो मेरे पास आ गई एसिड की मोलैरिटी 0.05 मोलर, ये आ गई। ठीक हो गया, ये मोलैरिटी ऑफ द एसिड मैंने फाइंड आउट कर दी। तो एक चीज़ मैंने इस कैलकुलेशन से फाइंड आउट की है, लेकिन मुझे एक्सपेरिमेंट में एक चीज़ फाइंड आउट नहीं करनी थी, मुझे 2 चीज़ें फाइंड आउट करनी थी, अगर आपको याद हो तो इसको यहाँ से नोट करके वापस उधर जाते हैं जहाँ पे प्रैक्टिकल लिखा हुआ है। तो देखें यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, डिटर्मिन द एग्जैक्ट मोलैरिटी ऑफ द गिवन सॉल्यूशन ऑफ H2SO4। ये एक चीज़ हमने फाइंड आउट अभी कर ली, वो क्या है, मोलैरिटी। वो मोलैरिटी कितनी है, 0.05 मोलर मैंने अभी फाइंड आउट की है। तो हो सकता है आप डिफरेंट आंसर आ जाए, लेकिन तरीका यही जो मैंने बता दिया। उसके बाद आपने ये 0.05 मोलर वाला जो है इसकी 500 ml
की सोल्यूशन आपने बनानी है और जिसकी मोलैरिटी 0.02 मोलर हो, ठीक है। यानी पहले आपने जो मोलैरिटी फाइंड आउट कर ली, इसी को अब आपने यूज़ करना है, यही वाला एसिड यूज़ करना है, लेकिन अब उसकी मोलैरिटी 0.05 से आपने 0.02 कर लेनी है। उसके लिए ज़ाहिर है आपको जो वॉल्यूम है, रिक्वायर्ड वॉल्यूम, वो चाहिए होगा। सो अब इसमें क्या लिखेंगे कि आपने चूँकि प्रिपेयर करना है 0.02 मोलर एसिड प्रिपेयर करना है, तो आपको दो मोलैरिटीज़ होगी, फिर से एक M1 होगी, एक M2 होगी, ठीक है। अब ये रिक्वायर्ड वाली जो है मोलैरिटी, ये होगी आपके पास M2, ये आपके पास M2 होगी, आपने फाइंड आउट करनी है, ठीक है। और जो इनिशियल मोलैरिटी है वो है M1, इनिशियल मोलैरिटी इज़ M1, तो एक M2 होगी, दूसरी M1 होगी, ठीक है। और कितना वॉल्यूम होना चाहिए, 500 ml होना चाहिए। इसका मतलब है आपको जो रिक्वायर्ड वॉल्यूम है वो भी पता चल गया। तो रिक्वायर्ड वॉल्यूम को फिर से हम क्या लिखेंगे, रिक्वायर्ड वॉल्यूम इज़ V2, ये V2 आ गया, ठीक हो गया। और V1 ये इनिशियल वॉल्यूम है, ये हमने फाइंड आउट करना है, ठीक है। ये हमने फाइंड आउट करना है। रिक्वायर्ड मोलैरिटी M2 होगी 0.02, इनिशियल मोलैरिटी होगी 0.05, रिक्वायर्ड वॉल्यूम V2 हो गया 500 ml, और इनिशियल हमने V1 जो है वो फाइंड आउट करना है। तो फिर वही फार्मूला लगाएंगे, लेकिन अब उसमें N1 की ज़रूरत नहीं, अब लिखेंगे M1 V1 इक्वल्स टू M2 V2, ठीक हो गया। अब इसमें से फाइंड आउट क्या करना है, कितना वॉल्यूम होना चाहिए उसका, तो M2 V2 ओवर M1, ये आपके पास V1 आ जाएगा। तो M2 वाज 0.02 मल्टीप्लाई बाय V2 वाज 500 ओवर M1 वाज 0.05। इन सारी वैल्यूज़ को मैं सॉल्व करूँ तो मेरे पास फिर से आता है 10 सेंटीमीटर क्यूब। तो मेरा जो रिक्वायर्ड वॉल्यूम है वो कितना है, 10 cm क्यूब। तो आपने क्या करना है, जो आपने H2SO4 यहाँ पर जिसकी मोलैरिटी फाइंड आउट की थी 0.05 मोलर वाला H2SO4, वो आपने 10 सेंटीमीटर क्यूब ले लेना है। 10 सेंटीमीटर क्यूब मेजरिंग सिलेंडर से 10 cm क्यूब ले लेना है, और फिर उसको आपने एक 500 ml वाले फ्लास्क के अंदर ट्रांसफ़र कर देना है। किसके अंदर, 500 ml वाले के अंदर। 500 वाला ये बड़ा फ्लास्क होगा, राउंड बॉटम फ्लास्क, उसके अंदर आपने इसको लेकर पोर इन कर देना है। इसके अंदर वो 10 cm क्यूब ये वाला एसिड इसके अंदर डाल देना है 10 cm क्यूब, और ये इतना सा आ जाएगा कोई 10 cm क्यूब, और बाकी इसको यहाँ निशान लगा होगा, यहाँ तक इसको पानी से भर लेना है। इसको वाटर से बाकी भर लेंगे तो आपको मिल जाएगा 0.02 मोलर वाला 500 ml H2SO4, ठीक हो गया। तो ये इस तरह आपने ये दोनों चीज़ें फाइंड आउट करनी है, एक नहीं है इसमें, दो चीज़ें देख लें, दोनों चीज़ें फाइंड आउट करनी है आपने। एक मोलैरिटी पहले फाइंड आउट करनी है, और फिर उसके बाद वॉल्यूम फाइंड आउट करना है। उसी एसिड की मोलैरिटी को चेंज करने के लिए, या ज़्यादा वॉल्यूम का एसिड बनाने के लिए, या मोलैरिटी चेंज करके ज़्यादा वॉल्यूम का एसिड बनाने के लिए जितना वॉल्यूम चाहिए वो हमने फाइंड आउट कर लिया। तो ये एक्सपेरिमेंट नंबर 1 में ये करना है, ठीक है। उसके बाद एक्सपेरिमेंट नंबर 2 भी इसी के साथ का ही है। अब अगर आपको एक्सपेरिमेंट नंबर 1 की समझ आ गई है तो ये बहुत आसान है आपके लिए ये वाला समझना। अब उसमें क्या था, उसमें आपको मोलैरिटी जो है Na2CO3 की गिवन थी, और आपने मोलैरिटी फाइंड आउट करनी थी एसिड की। जो प्रोसीजर, जो ऑपरेटर्स बताया था, सारा कुछ वही है। सिर्फ यहाँ पर अब आपको मोलैरिटी सबसे पहले फाइंड आउट करनी है Na2CO3 की। अब Na2CO3 उसके बाद आऊँगा मैं परसेंटेज प्योरिटी पे। लेकिन अभी ये समझ लें, पिछले एक्सपेरिमेंट में जो नोन था वो अननोन हो गया, जो अननोन वाला वो नोन हो गया, ठीक है। और अभी फ़िलहाल कोई इसमें तब्दीली नहीं है। तो अब इस पर क्या करेंगे, वही वाला फार्मूला, वैल्यूज़ उसी तरह आपको गिवन होगी। किसकी वैल्यूज़ गिवन होगी, याद रहे आपने ब्यूरेट के अंदर एसिड ही लेना है, ठीक है। ब्यूरेट के अंदर एसिड लेना है, और इंडिकेटर जो है वो बेस के अंदर होगा। अच्छा इंडिकेटर अगर बेस के अंदर होगा तो वो जो भी मैंने कलर चेंज बताया था वो वाला होगा। अगर इंडिकेटर एसिड के अंदर किसी तरह उन्होंने लिख दिया कि इंडिकेटर एसिड के अंदर है, यानी आप टाइट्रेशन फ्लास्क के अंदर एसिड ले लें, ऊपर से बेस, वैसे होता नहीं है ऐसे, लेकिन अगर हो गया तो आपने कलर चेंज ऑपोजिट कर देना, ठीक है। रेड से वो येलो की तरफ जाएगा। अच्छा, स्टैंडर्ड प्रोसीजर लेकिन ये है कि आपने ब्यूरेट के अंदर जो है वो एसिड ले लेना। अब यहाँ पर देखें, गिवन सोल्यूशन कंटेन 6 ग्राम्स ऑफ Na2CO3। मैथ्स की बात बाद में आएगी। सबसे पहले आपको याद रहे कि अब M1 मोलैरिटी ऑफ द एसिड ये गिवन होगी,
एसिड की मोलैरिटी अब यहाँ पे आपको गिवन होगी, ठीक है। इसको स्टैंडर्ड एसिड सोल्यूशन बोलेंगे आप, क्योंकि इसकी हमें मोलैरिटी पता है। तो ये होगा, लेट्स से 0.05 ही लेते हैं अभी इसको, कोई भी होगी वैल्यू, मैं भी 0.05 मोलर एसिड H2SO4 जो है वो ले रहा हूँ, ठीक है। और अब जो बेस है उसकी मोलैरिटी मुझे नहीं पता, यानी M2 की वैल्यू मुझे नहीं पता। अच्छा, उसी तरह नीचे टेबल बना होगा, टेबल में उसी तरह एसिड कितना यूज़ हुआ है वो, और उससे फिर आपने मीन यूज्ड एसिड निकालना होगा, मीन वॉल्यूम ऑफ दी एसिड यूज्ड वो निकालना होगा। यानी फाइनल में से इनिशियल को माइनस करके, जैसे अभी थोड़ी देर पहले बताया, वॉल्यूम ऑफ दी एसिड यूज्ड एक दफ़ा, दूसरी दफ़ा, तीसरी दफ़ा, उसका फिर मीन निकालना होगा। लेट्स से जो मीन वॉल्यूम ऑफ एसिड यूज्ड है, मीन वॉल्यूम ऑफ एसिड यूज वो 10 सेंटीमीटर क्यूब, 10.0 सेंटीमीटर क्यूब ही मेरे पास आ रहा है, ठीक है। ये मुझे गिवन है अगेन। और जो वॉल्यूम बेस का है, बेस का Na2CO3 मेरे पास बेस है, उसका जो वॉल्यूम है वो भी मुझे पता है 10 सेंटीमीटर क्यूब ही है। तो उसको मैं क्या कहूँगा, उसको मैं V2 कहूँगा, वो होगा 10 सेंटीमीटर क्यूब। तो फिर से मैं वही फार्मूला लगाऊंगा, क्या, M1 V1 ओवर N1 इक्वल्स टू M2 V2 ओवर N2। तो मैं अब वो इधर लिख रहा हूँ, M2 V2 ओवर N2 इक्वल्स टू M1 V1 ओवर N1, जो अननोन है मैंने लेफ्ट साइड पे लिखने के लिए सिर्फ ऐसा किया है, ठीक है। अब मुझे M2 की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। अच्छा, N1 और N2 जो है वो दोनों 1 है इक्वेशन में से, अभी मैंने इक्वेशन लिख के वो भी आपको बता दिया था। तो यहाँ से आपने सिर्फ M2 की वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए क्या करना है, आपने करना है M1 इंटू V1 ओवर V2। तो M1 क्या चीज़ है, 0.05 आ गया, 0.05 को V1 से मल्टीप्लाई करना है, वो कितना मैंने लिया, 10 लिया हुआ है। V2 वो कितना लिया है, वो भी 10 लिया है। क्रॉस, ये आंसर आपका मोलैरिटी का कितना आ गया, 0.05 आ गया। 0.05 मोलर का आपके पास Na2CO3 है, ये आपने एक चीज़ फाइंड आउट कर ली, 0.05 मोलर Na2CO3, ये आपको मोलैरिटी ऑफ द बेस पता चल गई। अब आते हैं असल बात की तरफ, परसेंटेज प्योरिटी की तरफ। तो उसके लिए आपने फार्मूला यूज़ करना है। परसेंटेज प्योरिटी के लिए आपको मैथ्स चाहिए, ठीक है। परसेंटेज प्योरिटी की वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए यू विल नीड द मैथ्स। अब सबसे पहले देखिए, सबसे पहले मैं क्या करने लगूँ, यहाँ पे मोलैरिटी का आसान सा फार्मूला लिखने लगूँ। मोलैरिटी का फार्मूला क्या होता है, मोलैरिटी का फार्मूला होता है, मोलैरिटी इज़ द नंबर ऑफ मोल्स पर डेसीमीटर क्यूब। तो नंबर ऑफ मोल्स को हम वॉल्यूम से डिवाइड कर देते हैं। अच्छा, नंबर ऑफ मोल्स का एक फार्मूला होता है मैस ओवर मोलर मैस। तो यहाँ पे अगर मैं वो पुट करूँ तो मेरे पास मोलैरिटी क्या बनती है, देखें, मोलैरिटी मेरे पास बनती है मैस ओवर मोलर मैस इनटू वॉल्यूम, ये बनता है मैस ओवर मोलर मैस इनटू वॉल्यूम बनता है। अब मैं ये जो मोलर मैस है इसको दूसरी साइड पे मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, तो बेसिकली मोलैरिटी मल्टीप्लाइड बाय मोलर मैस अगर मैं कर दूं तो मेरे पास एक चीज़ आती है, मैस ओवर वॉल्यूम, यानी मैस पर डेसीमीटर क्यूब। ये मेरे पास क्या चीज़ आ रही है, मैस पर DM क्यूब। मैं ये पहले फाइंड आउट कर लेता हूँ, मैस पर डेसीमीटर क्यूब। कैसे, मोलैरिटी की वैल्यू मुझे अभी थोड़ी देर पहले फाइंड आउट की थी, वो पता है, वो है 0.05। मोलर मैस मैं चूँकि बेस ली हुई है Na2CO3, तो आसानी से इनके मोलर मैसेज में पुट करूँगा, Na का पुट करूँगा, C का, O का मल्टीप्लाई बाय 3, तो मेरे पास मोलर मैस आता है 106। तो 0.05 को मैंने मल्टीप्लाई करना है 106 के साथ, तो मुझे क्या मिलेगा, देखें, मैस पर डेसीमीटर क्यूब, यानी एक डेसीमीटर क्यूब ऑफ Na2CO3 के अंदर कितना मैस है, ये मुझे मिल जाएगा, ठीक है। तो ये मैस पर डेसीमीटर क्यूब अगर मैं फाइंड आउट करता हूँ ना, तो मेरे पास आता है 5.3 ग्राम्स, ये आ जाता है। एक डेसीमीटर क्यूब में कितना मैस है, 5.3 ग्राम। अब ज़रा वापस उस स्टेटमेंट की तरफ चलें, जो क्वेश्चन की स्टेटमेंट थी, उसमें लिखा हुआ है द गिवन सोल्यूशन कंटेन 6 ग्राम्स ऑफ Na2CO3 डिजॉल्व पर डेसीमीटर क्यूब। अब एक डेसीमीटर क्यूब में गिवन सोल्यूशन में 6 ग्राम है, और यहाँ पर जो मैंने फाइंड आउट किया है वो कितना है, वो है 5.3 है। अब मैंने परसेंटेज प्योरिटी फाइंड आउट करनी है, तो उसका बड़ा आसान सा फार्मूला है परसेंटेज प्योरिटी का, कि जो मैंने वैल्यू कैलकुलेट की है वो है मेरी कैलकुलेटेड मैस पर डेसीमीटर क्यूब, ठीक है। और जो मुझे मैस पर डेसीमीटर क्यूब गिवन है, ये थ्योरेटिकल है, ठीक है। तो गिवन मैस पर डेसीमीटर क्यूब, इन दोनों को मैं डिवाइड कर दूंगा और मैं मल्टीप्लाई बाय 100 कर दूंगा। तो बहुत आसान हो गया मेरे लिए, 5.3 डिवाइडेड बाय 6 और मल्टीप्लाइड बाय 100 कर दिया। तो ये मैं करूँ तो मेरे पास आता है 88.3% तकरीबन मेरे पास आंसर आ जाता है। ये परसेंटेज प्योरिटी मैंने निकाल ली। अगेन स्कीम देख ली, वही है कि सबसे पहले आपने मोलैरिटी Na2CO3 की फाइंड आउट कर ली,
और वो इसी कैलकुलेशन से फाइंड आउट कर ली। इसमें वॉल्यूम का टेबल बना हुआ मिलेगा, मोलैरिटी ऑफ एसिड, वॉल्यूम ऑफ एसिड, वॉल्यूम ऑफ बेस ये पहले गिवन होगा, और वॉल्यूम ऑफ एसिड आपको टेबल में से निकाल लिया, फार्मूला लगाया, वहाँ से मोलैरिटी ऑफ बेस निकाल ली। फिर ये छोटी सी कैलकुलेशन है नीचे जिसमें आपने मास पर डेसीमीटर क्यूब पहले फाइंड आउट किया, और फिर मास पर डेसीमीटर क्यूब जो आपने फाइंड आउट किया उसको गिवन मास पर डेसीमीटर क्यूब से डिवाइड किया, मल्टीप्लाई बाय 100 किया, यू गेट द परसेंटेज प्योरिटी। इसमें कैलकुलेशन ही है सब कुछ। ठीक हो गया जी। तो ये एक्सपेरिमेंट आपका दूसरा। अच्छा, इन एक्सपेरिमेंट्स में एक चीज़ याद रखनी है आपने, चूँकि मॉडल पेपर में आया है, इंडिकेटर्स इनके लाजमी याद रखने हैं। इंडिकेटर्स के एंड पॉइंट्स याद रखने हैं। इंडिकेटर अगर बेस में होगा तो क्या कलर है, और अगर एसिड में जाएगा तो क्या कलर होगा, तो एसिड में होगा तो फिर क्या कलर, और बेस में जाएगा क्या कलर। मैं साथ साथ बता रहा हूँ वैसे, लेकिन ये चीज़ें आपने याद ज़रूर रखनी है, क्योंकि जो आपका मॉडल पेपर है ना, उसमें जो क्वेश्चन अभी देखें नीचे टाइट्रेशन का इंक्लूडेड है ना, उसमें उन्होंने ये आपसे क्लियरली चीज़ पूछी है इंडिकेटर के बारे में। इंडिकेटर का एंड पॉइंट जो है वो पूछा है यहाँ पर। देखें यहाँ पर है, यहाँ इंडिकेटर यूज्ड एंड चेंज इन कलर, एंड पॉइंट जब आता है, ठीक है, और फिर उसमें मोल्स वगैरह ये सारी चीज़ें। तो ये एक्सपेरिमेंट जो है ये अभी तो अब नहीं आया, लेकिन बहरहाल ये चीज़ें साथ साथ आपने याद भी रखनी है। अभी जो हमारा एक्सपेरिमेंट है वो नंबर 3 एक्सपेरिमेंट है, और बहुत इंपॉर्टेंट एक्सपेरिमेंट है कैलकुलेशन के लिहाज से। ये पहले दोनों से और बाकियों से भी इंपॉर्टेंट है, तो इसलिए इसको मार्क कर ले, वेरी इंपॉर्टेंट। डिटर्मिन द वैल्यू ऑफ एक्स बाय वॉल्यूमेट्रिक मेथड इन द गिवन सैंपल ऑफ 6.3 ग्राम्स ऑफ ऑक्सैलिक एसिड डिसॉल्व्ड पर डेसीमीटर क्यूब। तो अब इसमें भी वही टाइट्रेशन वाला ही होगा, एसिड बेस टाइट्रेशन का ही होगा। इसमें क्या होगा कि जो बेस का सोल्यूशन है, अगेन उसकी स्ट्रेंथ हमें पता होगी, ठीक है, उसको आपने टाइट्रेट करना है एसिड के साथ जिसकी स्ट्रेंथ हमें पता नहीं होगी। तो बेसिकली स्ट्रेंथ या मोलैरिटी उसकी फाइंड आउट करेंगे। तो वही सारा तकरीबन प्रोसीजर है, लेकिन इसमें अब क्या करना है, आपने इक्वेशन आपको पता होनी चाहिए, और उसके बाद आगे जाकर एक्स की वैल्यू कैसे फाइंड आउट करनी है वो देखते हैं। तो मैंने इससे रिलेटेड एक वर्कशीट भी बनाई हुई है, तो बल्कि मैं ऐसा करता हूँ कि वो वर्कशीट ही इंक्लूड करता हूँ यहाँ पर, ठीक है, और उसी को सॉल्व करते हैं, ठीक है। तो ये एग्जैक्टली इस एक्सपेरिमेंट के लिए वर्कशीट देखें बनाई है मैंने। डिटर्मिन द वैल्यू ऑफ एक्स विच इज़ वाटर क्रिस्टलाइजेशन द गिवन सैंपल ऑफ ऑक्सैलिक एसिड यूजिंग द वॉल्यूमेट्रिक एनालिसिस। तो बैकग्राउंड ये है कि ऑक्सैलिक एसिड क्रिस्टल्स हैव द फॉर्मूला COOH(X)H2O, X की वैल्यू में पता नहीं है, विच इज़ अ होल नंबर। सो अ स्टूडेंट डिटर्मिन द वैल्यू ऑफ एक्स यूजिंग 0.050 मोलर स्टैंडर्ड सोल्यूशन ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड। यानी हमें यहाँ पर देखें बेस की जो है वो 0.05 मोलर उसकी मोलैरिटी हमें पता है, स्ट्रेंथ उसकी हमें पता है, तो स्टैंडर्ड सोल्यूशन इसलिए है। और इसको हमने ट्रीट किया है, टाइट्रेट किया है विद ऑक्सैलिक एसिड, उसका मास गिवन है 6.3 ग्राम्स डिसॉल्व पर डेसीमीटर क्यूब ऑफ सोल्यूशन। रिएक्शन की इक्वेशन ये है, इक्वेशन लाजमी आपने देख लेनी है क्योंकि इसमें हमें पता चलेगी मोल रेशो, वो आगे हम यूज़ करेंगे। आगे क्वेश्चन है, अ 25 cm³ सैम्पल ऑफ सोल्यूशन बी वाज पिपेटेड इनटू अ टाइट्रेशन फ्लास्क। यानी एसिड आपने लिया 25 cm³ और वो आपने फ्लास्क के अंदर ले लिया। 2 to 3 drops of phenolphthalein indicator were added. Solution A was run from a burette into the flask. अच्छा, ये सॉरी, जो एसिड है उसको हमने ले लिया है थोड़ा सा चेंज करने के लिए, मैंने उसको फ्लास्क के अंदर लिया है और बेस को जो है वो ब्यूरेट के अंदर लिया है, ठीक है। was run from a burette into the flask until the end point was reached. And what was the color change observed at the end point? Again, इसमें आपने या जो इंडिकेटर है वो फिनोफ्थलीन यूज़ होगा यहाँ, ठीक है। और जो इंडिकेटर है फिनोफ्थलीन वो होता है कलरलेस एसिडिक में होता है और बेसिक में जाकर वो पिंक हो जाता है। तो कलरलेस इट वाज इन एसिडिक। तो आपने जो इंडिकेटर है वो यूज़ किस में करना है, टाइट्रेशन फ्लास्क के अंदर। तो टाइट्रेशन फ्लास्क के अंदर आपने एसिड ही डाला हुआ है अभी, ठीक है। अगर आपने टाइट्रेशन फ्लास्क के अंदर बेस डाला है, अब ये लिख दे दूँ यहाँ पे, अगर आपने क्वेश्चन के अंदर गिवन ऐसे है कि इस फ्लास्क के अंदर आपने बेस यूज़ किया है और यहाँ पर आपका इंडिकेटर है फिनोफ्थलीन, तो यहाँ उसका कलर पहले होगा पिंक और एंड पॉइंट पे वो हो जाएगा कलरलेस, ठीक है। लेकिन अभी यहाँ मैंने इस फ्लास्क के अंदर जो है वो लिया हुआ है एसिड, तो एसिड में इसका कलर क्या होगा, कलरलेस होगा, और फिर कलरलेस से वो पेल या लाइट पिंक हो जाएगा जब एंड पॉइंट रीच होगा। तो यहाँ पर इस क्वेश्चन के हिसाब से हम लिखेंगे कलरलेस से कलरलेस टू पेल या लाइट पिंक कह लें उसको,
ठीक है, जब एसिड के अंदर फ्लक्स लिया हुआ 3 टाइट्रेशन पर परफॉर्म्ड। अच्छा, उनकी डायग्राम्स नहीं है यहाँ पर, डायग्राम्स भी अच्छी मिली नहीं है, तो डायग्राम के ऊपर से रीडिंग आप पढ़ सकते हैं आई एम श्योर। उसमें जो रीडिंग्स है मैंने लिख दी यहाँ पे वैसे कि टाइट्रेशन नंबर 1 में फाइनल रीडिंग 24 और इनिशियल रीडिंग 0 हुई, तो 24 में से 0 को माइनस करेंगे तो आपके पास 24 ही आएगा। ठीक है, इसी तरह 48 फाइनल रीडिंग हो, इनिशियल रीडिंग 24 हो, माइनस करेंगे तो फिर से 24 आएगा। लेकिन मोस्ट प्रॉब्ली पेपर में ना ये वैल्यूज़ ऐसे स्ट्रेट फॉरवर्ड सारी 24 24 24 नहीं होंगी। ठीक है, थोड़ी सी आगे पीछे करके वैल्यूज़ होंगी। अब इनमें ये फाइनल वॉल्यूम आपने फाइंड आउट करना होगा, ये आपको डायग्राम से नोट डाउन करनी होगी वैल्यूज़ और फिर फाइनल वॉल्यूम फाइंड आउट करना होगा। अब यहाँ एक पॉइंट है, अगर ये सारी वैल्यूज़ एक जैसी ना होती, फॉर एग्जांपल ये होता 24.7, ये होता 24.6, ये होता 24, ऐसे वैल्यूज़ होती। अब नीचे एक रो है, आपने इसको छोड़ नहीं देना, ये लिखा है बेस्ट टाइट्रेशन रिजल्ट। अब बेस्ट टाइट्रेशन रिजल्ट के नीचे वो कहेगा टिक लगाएं, तो आपने यहाँ नीचे टिक लगाना है। तो क्या टिक तीनों के नीचे लगा देंगे? नहीं, आपने अपनी वैल्यूज़ देखनी है, इनमें जो वैल्यूज़ एक दूसरे से क्लोज हैं, क्लोजली रिलेटेड है, ये दोनों देखें क्लोज हैं, इनको बोलते हैं कंकॉर्डेंट वैल्यूज़। ये जो कंकॉर्डेंट वैल्यूज़ होती हैं, इनसे हट के थोड़ी सी जो वैल्यू होती है ना, ये वाली, एक किस्म का समझ लिया आउटलायर है, इनसे हट के है। ठीक है, जो कंकॉर्डेंट वैल्यूज़ हैं उनके नीचे आपने टिक लगाना है, ये होंगी आपकी बेस्ट टाइट्रेशन रिजल्ट्स। ये वाला बेस्ट टाइट्रेशन रिजल्ट नहीं होगा। ठीक है, अगर ये वैल्यूज़ हों समझाने के लिए आपको सिर्फ। ठीक है, तो फिर आपने एवरेज नीचे, मीन नीचे कैलकुलेट करना होगा। तो मीन भी आपने इन्हीं दोनों वैल्यूज़ का जिनके नीचे टिक लगाया, इन्हीं का मीन कैलकुलेट करना होगा आपने, तीसरी को इंक्लूड ही नहीं करेंगे। अगर ये वैल्यूज़ होती मेरे पास, ये जो मैंने ऊपर लिखी हैं अभी, इनके मुताबिक मेरा मीन ऐसे आता 24.7 प्लस 24.6 डिवाइड बाई 2 नॉट 3। ठीक है, ये मेरी मीन वैल्यू आ जाती है। ठीक है, अच्छा, अब अभी तो खैर मेरा जो टेबल है उसमें सारी वैल्यूज़ एक जैसी हैं, तो बेस्ट टाइट्रेशन रिजल्ट जो है वो सारी बेस्ट टाइट्रेशन ही है, सबके नीचे टिक किया आएगा, तीनों को प्लस करके 3 से डिवाइड करेंगे 24 ही आएगा। तो इसका तो मसला ही नहीं है। तो यहाँ पे एवरेज जो है 24.0 सेंटीमीटर क्यूब है। लेकिन मैंने आपको रीज़न के साथ बता दिया कि अगर आपकी वैल्यूज़ आगे जो है वो डिफरेंट हुई तो जो दो क्लोज वैल्यूज़ होंगी, एक दूसरे के करीब करीब होंगी, जिनमें डिस्पर्शन कम होगी, वो बेस्ट टाइट्रेशन रिजल्ट होंगी और उनसे ही आपने फिर कैलकुलेट करना है मीन। ठीक है, नेक्स्ट उसके बाद आगे है कैलकुलेट द मोलैरिटी ऑफ हाइड्रेटेड ऑक्सैलिक एसिड इन सोल्यूशन बी यूजिंग द केमिकल इक्वेशन एंड दी अबव डेटा। तो केमिकल इक्वेशन से आपने क्या कैलकुलेट करना है? सबसे पहले आपने यहाँ पे कैलकुलेशन में देख लें क्या करना है। सबसे पहले आपने कैलकुलेट करना है मोलैरिटी ऑफ द एसिड, मोलैरिटी ऑफ द हाइड्रेटेड एसिड। अच्छा, उसके लिए मोलैरिटी के लिए आपने करना क्या है, क्या चीज़ें पहले कैलकुलेट करनी है आपने, क्या चीज़ें आपको चाहिए होगी। तो सबसे पहली चीज़ आपको चाहिए होगा नंबर ऑफ़ मोल्स ऑफ दी एसिड। तो एसिड के मोल डायरेक्टली यहाँ से आपको मिलेंगे नहीं, आपने कैलकुलेट करने हैं बेस के मोल्स, जो नॉन क्वांटिटी जिसके आपको चीज़ें कुछ पता हैं जिनसे आप मोल्स कैलकुलेट कर सकते हैं, पहले उसके करेंगे। तो हमें पहले पता किसके हैं? बेस के मोल्स। कैसे पता है? देखिए, मोल्स ऑफ NaOH के लिए आप क्या कर सकते हैं, पहले आपको कैलकुलेट करना है मोल्स ऑफ NaOH। उसके लिए आपको वॉल्यूम पता है NaOH का, वॉल्यूम ऑफ NaOH जो आपने ब्यूरेट से लिया और जो एवरेज आया यहाँ पर 24, तो यहाँ पे आपने क्या लिखा 24 cm3, ये वॉल्यूम है NaOH का, और इसको dm क्यूब में यहीं पे चेंज करते हूँ 0.024 डेसीमीटर क्यूब। ठीक है, 0.024 dm क्यूब, ये वॉल्यूम है NaOH का। अब वॉल्यूम ऑफ NaOH आपको पता चल गया। अब उसके बाद मोलैरिटी ऑफ NaOH, इज़ 0. कितनी है मोलैरिटी NaOH की, यहाँ पर हमने ऊपर थी मोलैरिटी गिवन, ये है 0.050, ये मोलैरिटी NaOH की 0.0500 मोलर। आपको वॉल्यूम भी मिल गया, मोलैरिटी भी मिल गई, तो नंबर ऑफ़ मोल्स आप निकाल सकते हैं, क्योंकि मोलैरिटी का फॉर्मूला क्या होता है? नंबर ऑफ़ मोल्स डिवाइड बाय वॉल्यूम। तो आपने नंबर ऑफ़ मोल्स निकालने हैं, तो वो होगा मोलैरिटी ऑफ NaOH मल्टीप्लाइड बाय द वॉल्यूम विच इज़ इन डेसीमीटर क्यूब। तो आपने 0.0500 को मल्टीप्लाई करना है 0.024 के साथ।
इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो मुझे मोल्स मिल जाएंगे, किसके मिलेंगे, अभी बेस के मिलेंगे। ये मुझे मिलेंगे 0.0012 ये मोल्स है, NaOH के मोल्स मिलेंगे, ठीक है। अब यहाँ से मुझे एसिड के मोल्स कैसे मिलेंगे, तो मैंने आपको स्टार्ट में कहा था आपको इक्वेशन पे ध्यान करना है। ये है इक्वेशन की अंदर से आपने मोल रेशो देखनी है। किसकी मोल रेशो देखनी है, एसिड की और बेस की। तो एसिड और बेस की मोल रेशो 1:2, यानी अगर 1 मोल होगा एसिड का तो 2 मोल्स होंगे बेस के, या अगर 2 मोल्स बेस के होंगे तो 1 मोल होगा एसिड का, तो 2:1 ये रेशो बनती है, ठीक है। बेस और एसिड की रेशो 2:1 बनती है। तो यहाँ पे आप लिखेंगे जो मोल रेशो है फ्रॉम इक्वेशन वो कितनी है, वो है 2:1। 2:1 फॉर यहाँ बेस और यहाँ एसिड अगर मैं लिख दूँ तो जितने भी बेस के यूनिट्स हैं एसिड के उसका आधा होते हैं। तो इसका मतलब है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ऑक्सैलिक एसिड वो कितने निकलेंगे, इसका हाफ, ठीक है। यहाँ से पता चलेगा आपको 0.0012 को डिवाइडेड बाई 2 करेंगे तो ये आपके पास बन जाएगा 0.0006 मोल्स। ये आपको नंबर ऑफ मोल्स मिल गए किसके, ऑक्सैलिक एसिड के। याद रहे पहले हमने नंबर ऑफ मोल्स जो है वो फाइंड आउट किए किसके, बेस के, और उस इन्फॉर्मेशन को यूज़ करके हमने नंबर ऑफ मोल्स किसके फाइंड आउट कर लिए, एसिड के, ठीक हो गया। अब आपके पास नंबर ऑफ मोल्स आ गए हैं एसिड के, तो अब आप एसिड की मोलैरिटी फाइंड आउट कर सकते हैं। तो मोलैरिटी का फार्मूला क्या होता है, मोलैरिटी का फार्मूला होता है नंबर ऑफ मोल्स डिवाइडेड बाय द वॉल्यूम इन डेसीमीटर क्यूब, ठीक। तो नंबर ऑफ मोल्स कितने निकले, 0.0006। वॉल्यूम कितना निकला, अभी याद है ऊपर यहाँ पे वॉल्यूम आया था, जो जो वॉल्यूम एसिड का है वो भी यहाँ पे गिवन होगा। जो एसिड का वॉल्यूम है वो है 25 सेंटीमीटर क्यूब, ठीक है। 25 सेंटीमीटर क्यूब सैंपल ऑफ सोल्यूशन भी, यानी एसिड जो है वो 25 सेंटीमीटर क्यूब था। उसको भी मैं DM क्यूब में चेंज करूँगा बाय डिवाइडिंग इट 1000। तो ये DM क्यूब में बनेगा वॉल्यूम एसिड का 0.025 DM क्यूब, और ये हैं मोल्स। तो इन दोनों को मैं डिवाइड करूँ तो मोल पर डेसीमीटर क्यूब में मुझे मोलैरिटी मिल जाएगी। तो अगर मैं इन दोनों को डिवाइड करूँ तो मेरे पास आंसर आता है 0.024 मोल पर डेसीमीटर क्यूब। ये मुझे मिल गई है मोलैरिटी किसकी, एसिड की। तो अननोन मोलैरिटी थी, मैंने यहाँ तक मोलैरिटी फाइंड आउट कर ली है, ठीक है। अब आगे चलते हैं। अब हमने x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, तो उसके लिए क्या तरीका इख्तियार करेंगे। अभी जो थोड़ी देर पहले पिछले एक राउंड में मैंने बताया था, आपने एसिड के लिए मास पर डेसीमीटर क्यूब या क्वांटिटी पर डेसीमीटर क्यूब वो पहले फाइंड आउट करनी है, ठीक है। तो एसिड के लिए आप अगर मोलैरिटी का यहाँ दोबारा फार्मूला मैं अप्लाई करूँ तो मोलैरिटी का एक फार्मूला होता है नंबर ऑफ मोल्स ओवर वॉल्यूम या मास ओवर मोल्स इनटू वॉल्यूम, ये फार्मूला होता है, ठीक है। अब इसमें से ये जो नंबर ऑफ मोलर मास है इसको मैं दूसरी साइड पे मूव करता हूँ, अभी थोड़ी देर पहले बता चुका हूँ। तो मोलैरिटी को मल्टीप्लाई अगर मैं मोलर मास से कर दूं तो ये मेरे पास एक क्वांटिटी निकलती है जिसको मैंने क्या नाम दिया था, मास पर डेसीमीटर क्यूब, ठीक है। अब जो मास पर डेसीमीटर क्यूब है, एक डेसीमीटर क्यूब में कितना मास है वो मुझे क्वेश्चन ने बता दिया था, यहाँ बता दिया था। क्या कहाँ बताया था, देखें, अ सैंपल ऑफ 6.3 ग्राम्स डिजॉल्व पर डेसीमीटर क्यूब। तो मास पर डेसीमीटर क्यूब कितना है, 6.3 ग्राम्स है। तो ये मास पर डेसीमीटर क्यूब जो है ये 6.3 ग्राम्स है, और ये किसके इक्वल है, ये इक्वल है मोलैरिटी इनटू मोलर मास के इक्वल है। तो मोलैरिटी कितनी है इसकी, ये मोलैरिटी ऊपर यहाँ लिखी पड़ी है 0.024, तो यहाँ इसको मैंने 0.024 लिख दिया इनटू मैंने मोलर मास। अब मोलर मास किसका, ऑक्सैलिक एसिड का। ऑक्सैलिक एसिड का फार्मूला आपको पता ही है, उस फार्मूला में से यानी COOH होल ट्वाइस डॉट XH2O। अब उसमें से आप याद रखें कि आपको ये जो इसका मास तो आपको मिल जाएगा, COOH होल ट्वाइस का मास मिल जाएगा, ठीक है। H2O का भी मिल जाएगा, X आपने साथ ऐसे ही लिखना होगा। तो COOH जो है इसका मास होता है 90, होल ट्वाइस का मास हो गया 90, और H2O का मास होता है 18। तो 90 प्लस 18 इंटू एक्स, ये आपके पास हो गया मोलर मास। इस फार्मूला में मैंने ये सारी वैल्यू जो है पुट कर दी। अब इसमें से एक ही चीज़ अननोन है x, ये x की वैल्यू हम अभी फाइंड आउट कर लेंगे, ठीक है। पहले तो आप इसको दूसरी साइड पे डिवाइड करें जाके, तो ये हो जाएगा 90 प्लस 18 इंटू एक्स इज इक्वल टू 6.3 डिवाइडेड बाई 0.024। ये हो गया जी 90 प्लस 18 इंटू एक्स, और ये इक्वल टू आता है कोई 262.5 के करीब, 262.5 आएगा। अब इसमें से 90 माइनस कर दें और फिर 18 से इसको डिवाइड कर दें, आपके पास x आ जाएगा। तो
तो 18x इज इक्वल टू हो जाएगा 262.5 माइनस 90 विच कम्स आउट टू बी 172.5 और फिर 172.5 को आप 18 से डिवाइड करते हैं तो x आपके पास 172.5 डिवाइडेड बाय 18 कम्स आउट टू बी 10 विच इज़ अ होल नंबर। तो अब ये x की जगह पे आप 10 लिख दें तो आपका फार्मूला क्या बन जाएगा, COOH होल ट्वाइस डॉट 10H2। ये फार्मूला भी आपने कंप्लीट कर दिया है, ठीक है। तो अब दोबारा से फिर से एक स्कीम एक दफ़ा सुन लें कि आपको बेस जो है उसकी मोलैरिटी कॉन्सेंट्रेशन पता होगी। तो बेस होगा आपका स्टैंडर्ड सोल्यूशन, ठीक हो गया। और आपने फाइंड आउट पहले किसकी मोलैरिटी करनी है, ज़ाहिर है एसिड की करनी है। मेथड क्या है, एसिड बेस टाइट्रेशन का है। जो फार्मूला आप पहले यूज़ कर चुके हैं वही फार्मूला। अब आप इसमें क्या हुआ कि आपको वॉल्यूम जो है डायग्राम से कैलकुलेट करना पड़ेगा। यहाँ पर वॉल्यूम जो है चूँकि आपने ब्यूरेट के अंदर जो है वो बेस अभी ले लिया है तो इसलिए आपको यहाँ से वॉल्यूम मिलेगा बेस का और क्वेश्चन में वॉल्यूम लिखा हुआ है एसिड का, या क्वेश्चन में बेस का वॉल्यूम लिखा होगा और टेबल से आपने एसिड का। तो वॉल्यूम दोनों पता होंगे और मोलैरिटी भी एक किसी की पता होगी, बेस की मोलैरिटी पता होगी। तो आप इस कैलकुलेशन से जो नीचे बताई इस कैलकुलेशन से आप क्या निकाल लेंगे, मोलैरिटी ऑफ द एसिड निकाल लेंगे। तो मैंने मोलैरिटी ऑफ द एसिड निकाल ली, पहले मोल्स निकाले बेस के, फिर मोल रेशो ली, मोल रेशो से फिर मैंने निकाल लिए नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ऑक्सैलिक एसिड और नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ऑक्सैलिक एसिड से फिर मैंने मोलैरिटी ऑफ ऑक्सैलिक एसिड जो है वो कैलकुलेट कर ली। और आखिरी स्टेप में मोलैरिटी ऑफ द ऑक्सैलिक एसिड को मैंने यूज़ करते हुए मास डिसॉल्व्ड पर मास इन 1 डेसीमीटर क्यूब जो है यानी जो 6.3 ग्राम्स गिवन था क्वेश्चन में उसको इक्वेट किया मोलैरिटी टू मोलर मास और वहाँ से मैंने x की वैल्यू फाइंड आउट कर ली। तो होपफुली ये क्लियर कुछ हो गया होगा आपको। ये बहुत कैलकुलेशन थोड़ी सी लेंथी है लेकिन ये बहुत इंपॉर्टेंट है प्रैक्टिकल, इसलिए इसको ध्यान से ज़रा करना है आपने। इसके क्वेश्चन जो इससे रिलेटेड क्वेश्चंस कम ही है, ज़्यादा ये कैलकुलेशन ही है, इसमें कैलकुलेशन ही आएगी ज़्यादातर। अब इससे रिलेटेड एक और प्रैक्टिस का पेपर है तो वो भी अपलोड कर दूंगा वीडियो के साथ इंशाल्लाह, तो उसको प्रैक्टिस कर लीजिएगा आप। नेक्स्ट नंबर 4 is standardize the given solution of KMnO4 by using compound of iron 2 and calculate the volume of KMnO4 required for preparing 1 dm cube for 0.01 molar KMnO4। ये आपने जो एक्सपेरिमेंट नंबर 2 है आई थिंक जो किया है बिल्कुल वैसा ही है, 1 सॉरी, तो 1 वाला जो है बिल्कुल वैसा ही है, ये ऑलमोस्ट वही कैलकुलेशन वही सारा एक्सपेरिमेंट। तो इससे रिलेटेड भी एक मैंने बनाई हुई है वर्कशीट, तो जल्दी से उसको समझा देता हूँ। तो वो जो आयरन के कंपाउंड का नाम वहाँ लिखा हुआ है ना वो असल में होता है मोहर सॉल्ट, उसको बोलते हैं, फेरस अमोनियम सल्फेट होता है। तो स्टैंडर्डाइज द गिवन सॉल्यूशन ऑफ KMnO4 यूजिंग अ स्टैंडर्ड सॉल्यूशन ऑफ फेरस अमोनियम सल्फेट। ये एक रेडॉक्स टाइट्रेशन है, इसमें KMnO4 जो है जिसकी हमें मोलैरिटी पता नहीं है उसको हम टाइट्रेट करेंगे अगेंस्ट मोहर सॉल्ट सॉल्यूशन जिसकी हमें मोलैरिटी ज़्यादा पता है। तो हम मोलैरिटी फाइंड आउट करेंगे KMnO4 की और फिर वहाँ से उसको यूज़ करते हुए फिर हम प्रिपेयर करेंगे 1 dm क्यूब ऑफ 0.01 मोलर KMnO4 या जितनी भी मोलैरिटी का कहा गया हम। तो अब कैलकुलेशन वही है जो भी बताई थी, M1V1 over N1 = M2V2 over N2। तो ये फार्मूला भी नीचे लिखा हुआ है, उसके मुताबिक मोल रेशो निकाल लेंगे। अच्छा फार्मूला में आई थिंक ये 2 दफ़ा लिखा गया, ये वाली लाइन को छोड़ दें। इसमें देखने हमने मोल रेशो ही है असल में, जो KMnO4 के और मोर सॉल्ट के हैं वो 2:10 है रेशो, 2:10 रेशो है। मोल रेशो आगे यूज़ करेंगे जैसे भी मैंने बताया था। तो 25 cm³ ऑफ मोहर सॉल्ट जिसकी हमें यानी जो स्टैंडर्ड है इसकी हमें मोलैरिटी पता है, इट वाज प्रिपेयर्ड इनटू अ टाइट्रेशन फ्लास्क, इसको फ्लास्क के अंदर रखा है जिसकी मोलैरिटी हमें पता है। और फिर हाफ टेस्ट ट्यूब ऑफ डाइल्यूट H2O4 वाज एडेड उसको एसिडिफाई करने के लिए। और फिर KMnO4 को हमने रन किया है फ्रॉम द ब्यूरेट। तो जो ब्यूरेट से रन करेंगे उसका वॉल्यूम हमें ज़्यादा टेबल से पता चलेगा यहाँ से, ठीक है। तो अब इधर डायग्राम अगेन ही बनी तो मैंने टेबल में वैल्यूज़ लिख दी हैं। तो फाइनल रीडिंग में से इनिशियल रीडिंग को माइनस करें तो हमें वॉल्यूम यूज्ड आ जाए। तो यहाँ 10.0 आ रहा है, 20 में से 10 माइनस किया 10.0 आ रहा है, 30 में से 20 को माइनस किया तो अच्छा ये भी गलत हो गया, शायद यहाँ पे 20 होना चाहिए और यहाँ पे 10 होना चाहिए, बाकी ठीक है। फाइनल ज़्यादा और इनिशियल जो है कम, 10 - 0 20 - 10 और 30 - 20, यहाँ पे भी 10 ही आ रहा है। तो एवरेज जो वॉल्यूम यूज़ हो रहा है वो 10 cm³ ही यूज़ हो रहा है, ठीक है। एवरेज वॉल्यूम जो ब्यूरेट के अंदर यूज़ हुआ KMnO4 का वो है 10, तो उसको मैं V1 कहने लगा हूँ नीचे, ठीक है। V1 वॉल्यूम ऑफ KMnO4 इज़ 10 cm³। मोलैरिटी ऑफ KMnO4 ये मुझे नहीं पता,
और V2 इज़ द वॉल्यूम ऑफ द सॉल्ट, मोहर सॉल्ट, वो है 25 cm3। तो यहाँ पे मैंने V2 की जगह पे 25 cm3 लिख दिया। और उसकी मोलैरिटी भी मुझे पहले से पता है, M2 की जो मोहर सॉल्ट की मोलैरिटी क्वेश्चन में पहले से मुझे पता है, वो है 0.02 है आई थिंक। मोहर सॉल्ट स्टैंडर्ड मोहर सॉल्ट कंसंट्रेशन उसकी ये है, सॉरी 0.025 मोलर, 0.025 मोलर। अब इस इंफॉर्मेशन से हमने ये M1 निकालना है, तो फार्मूला क्या होगा, M1 इंटू V1 ओवर N1 इक्वल्स टू M2 V2 ओवर N2। ये फार्मूला हम यूज़ करेंगे। अच्छा, क्वेश्चंस भी साथ साथ देखते हैं। कैलकुलेट द मोलैरिटी ऑफ द गिवन KMnO4 सॉल्यूशन यूजिंग द केमिकल इक्वेशन एंड द अबव डेटा। तो यहाँ पे हमें N1 और N2 ये दोनों चाहिए, इक्वेशन से मिल जाएंगे N1 और N2। तो N1 जो है वो हमने रखा हुआ है, चूँकि KMnO4 को, तो KMnO4 के हैं 2 मोल्स, तो FeSO4 के हैं जो वो हैं 10 मोल्स हैं। तो 2 और 10 यहाँ पे इनकी जगह लिख देंगे। तो यहाँ 2 आएगा, यहाँ पे 10 आएगा। और M1 हमने फाइंड आउट करना है, V1 की वैल्यू है 10, तो M1 इंटू 10 इक्वल्स टू M2 विच इज़ 0.025 इंटू 25। अब इसको थोड़ा सा रीअरेंज करके इसको सॉल्व कर लेंगे। तो ये हो जाएगा M1 इक्वल्स टू 0.025 इंटू 25 इंटू ऊपर 2 आ गया और नीचे 10 इंटू 10 आ गया। ये आपके पास M1 की वैल्यू यहाँ से निकल आएगी। तो ये मेरे पास आंसर आ रहा है 0.0125 मोलर। ये पोलैरिटी निकल आई मेरे पास KMnO4 की, ठीक है। अब मैंने क्या करना है कि ये तो मोलैरिटी मुझे पता चल गई है, लेकिन अब मैंने जो क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट है उसके मुताबिक आपने एक 1 डेसीमीटर क्यूब सोल्यूशन बनानी है ऑफ 0.01 मोलर KMnO4। 0.01 मोलर ये मेरी नई रिक्वायर्ड है। तो रिक्वायर्ड मोलैरिटी उसको मैं M2 है तो 0.01 M की है, ठीक है। 0.0125 और वो 0.01 है। और M1 मेरे पास ये वाली है जो अभी मैंने फाइंड आउट किया है 0.0125, और वॉल्यूम है 1 डेसीमीटर क्यूब। और V2 मैंने V1 मैंने फाइंड आउट करना है, ठीक है। तो यहाँ से V1 मैंने फाइंड आउट करना है और ये V2 है। V1 फाइंड आउट करना है और ये मेरे पास V2 है। तो मैंने वही वाला फार्मूला लगाना है, M1 V1 इक्वल्स टू M2 V2। तो यहाँ से मैंने फाइंड आउट करना है जी V1, तो V1 वो भी इक्वल टू M2 V2 ओवर M1। तो इसमें वैल्यूज पुट कर देता हूँ। M2 0.01 इंटू V2 इज़ 1 ओवर 0.0125। तो 0.01 को मैं डिवाइड कर दूँ 0.0125 से, तो मेरे पास आता है 0.8 डेसीमीटर क्यूब। तो आपको 0.8 dm क्यूब चाहिए इसमें से, और आपने उसको 1 डेसीमीटर क्यूब के लेकर फ्लास्क के अंदर और बाकी पानी भर के आपने उसको जो है वो कंप्लीट कर लेना है, ठीक है जी। 0.8 dm क्यूब को cm क्यूब में भी कन्वर्ट करके आप आंसर बता सकते हैं। नेक्स्ट नंबर 5, ये भी अगेन टाइट्रेशन का ही है, लेकिन ये थोड़ा सा डिफरेंट है और ये इंपॉर्टेंट भी है, इसको भी मार्क कर लें, इंपॉर्टेंट है। इसमें एक दो चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट नोट करने वाली हैं, वो आपने साथ साथ नोट करनी है। डिटर्मिन द स्ट्रेंथ ऑफ ऑक्सैलिक एसिड इन 500 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ इट सोल्यूशन बाय टाइट्रेटिंग इट अगेंस्ट द स्टैंडर्ड सोल्यूशन ऑफ पोटाशियम मैंगनेट। तो स्टैंडर्ड सोल्यूशन जो है उसकी मोलैरिटी हमें यानी पता होगी, और एसिडिक मीडियम की ज़रूरत है। अब इसमें भी अगेन वर्कशीट है, उस पर देखते हैं। और अब मैंने डायग्राम, ऑपरेटर्स सब कुछ वहाँ इंक्लूड किया है, और यही सारा ऑपरेटर्स बाकी सारे टाइट्रेशन के एक्सपेरिमेंट्स में भी होगा, तो इसलिए उसको ज़रा नोट डाउन कीजिएगा ध्यान से। अच्छा जी, द स्ट्रेंथ इन ग्राम पर डेसीमीटर ऑफ ऑक्सैलिक एसिड इन 500 cm क्यूब सोल्यूशन बाय टाइट्रेटिंग इट अगेंस्ट द स्टैंडर्ड 0.02 मोलर KMnO4 सोल्यूशन। अब इसमें ऑपरेटर्स इस किस्म का होगा, इसमें ब्यूरेट है, उसके बाद टाइट्रेटिंग फ्लास्क है, और यहाँ पर अगेन इनिशियल वॉल्यूम हमें गिवन होगा, फाइनल वॉल्यूम गिवन होगा, दोनों का डिफरेंस फाइंड आउट करेंगे। वॉल्यूम यूज्ड हमें आ जाएगा, और KMnO4 को हमने ब्यूरेट के अंदर लिया हुआ है, तो लाजमी बात है ऑक्सैलिक एसिड को हमने नीचे कॉनिकल फ्लास्क के अंदर लिया होगा, ठीक है। अब इसमें ऑपरेटर्स जो रिक्वायर्ड है लिख भी दिया है मैंने, ब्यूरेट चाहिए होगा, पिपेट चाहिए होगा, कॉनिकल फ्लास्क चाहिए होगा, फनल, बीकर, बेयरिंग सिलेंडर और वाइट टाइल नीचे जिसके ऊपर ये रखने के लिए। उसके बाद केमिकल स्टैंडर्ड KMnO4 सोल्यूशन, ऑक्सैलिक एसिड सोल्यूशन और डाइल्यूट H2SO4।
अब इसका प्रिंसिपल क्या है? प्रिंसिपल ये है कि जब एसिडिक मीडियम मौजूद होता है इन द प्रेजेंस ऑफ एन एसिडिक मीडियम, तो पोटाशियम मैंगनेट है वो ऑक्सीडाइज करेगा, एज एन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट एक्ट करेगा, और वो ऑक्सीडाइज करेगा ऑक्सैलिक एसिड को और उसको कन्वर्ट कर देगा इनटू कार्बन डाइऑक्साइड। लेकिन जो खुद ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है वो खुद रिड्यूस हो जाता है, तो पोटाशियम मैंगनेट खुद रिड्यूस हो जाएगा MnO4 से Mn+2 में। और ये हमने इससे पहले भी देखा था कि जहाँ पर ये रिड्यूस होता है वहाँ कलर चेंज ज़रूर आता है। ये आपको याद होगा, मैंने सॉल्ट एनालिसिस में भी बताया था। तो जब ये रिड्यूस होगा तो इसका मतलब क्या है कि कलर चेंज होगा। अब इसमें सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि यहाँ कोई इंडिकेटर नहीं यूज़ होगा, नो इंडिकेटर, बिकॉज ये जो पोटाशियम मैंगनेट है ये खुद एक सेल्फ इंडिकेटर के तौर पे काम करेगा। इसका अपना ही कलर जो है वो डिस्चार्ज हो जाएगा। अभी बताता हूँ आगे। ये इक्वेशन है इसकी, और इस इक्वेशन में देखें MnO4 है और ये ऑक्सैलिक एसिड है इन द प्रेजेंस ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड। सल्फ्यूरिक एसिड होगा, HCl नहीं होगा, याद रखना है यहाँ पे HCl नहीं होगा। अभी आगे उसका क्वेश्चन भी साथ इंक्लूड कर दिया है, HCl क्यों नहीं होगा और उसकी रीज़न भी बताती है, तो ये पेपर में पूछा जा सकता है। ठीक है, तो प्रोसीजर में क्या होगा, अगेन उसी तरह ब्यूरेट को सबसे पहले आप वॉश करेंगे डिस्टिल वाटर से, फिर उसको रिंस विद KMnO4 सोल्यूशन, फिर उसके बाद फिलअप करेंगे एक नॉन वॉल्यूम ऑफ KMnO4 और फिर इनिशियल रीडिंग नोट डाउन कर लेंगे। ये हम पहले भी करते आए हैं। फिर कॉनिकल फ्लास्क के अंदर आपने पिपेट के ज़रिए 25 cm³ ऑक्सैलिक एसिड लेना है कॉनिकल फ्लास्क के अंदर, और फिर उसमें तकरीबन को 10 cm³ हमने डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड जो है वो डाल देना है। और फिर वेरी इंपॉर्टेंट, बाकियों में नहीं किया था, यहाँ पर वार्म करना है 60 to 70 डिग्री सेल्सियस। रीज़न क्या है, रूम टेम्परेचर पे अगर ये एक्सपेरिमेंट करेंगे तो बहुत स्लो होगा, तो वार्म करने से आप टेम्परेचर इंक्रीज़ करेंगे तो रेट ऑफ रिएक्शन जो है वो इंक्रीज़ हो जाएगा। तो ये चेंज है, ये बाकियों से डिफरेंट है, इसलिए मैंने कहा था इसमें ये पॉइंट्स नोट डाउन करने हैं कि इसको वार्म करना है, HCl यूज़ नहीं करना, इंडिकेटर यूज़ नहीं करना है इसमें। ठीक है, और फिर उसके बाद ब्यूरेट के नीचे रख के ड्रॉप बाई ड्रॉप KMnO4 उसमें डालेंगे, और एंड पॉइंट जब बिल्कुल आ जाएगा नियर तो KMnO4 को बहुत ज़्यादा ड्रॉप वाइज डालेंगे। और कलर चेंज क्या है, परमानेंट फेंट पिंक कलर आ जाएगा, फेंट पिंक कलर आ जाएगा। पिंक कलर आएगा, पहले कलरलेस और फिर पिंक कलर आ जाएगा। ठीक है, और फिर उसके बाद रीडिंग नोट डाउन कर लेंगे वॉल्यूम की, फिर आगे कैलकुलेशन बताता हूँ। ठीक है, अच्छा अब एंड पॉइंट क्या है, लिख दिया है, कलरलेस पहले था, पहले कलरलेस था, बाद में परमानेंट लाइट पिंक कलर आ गया, परमानेंटली लाइट पिंक कलर आ जाएगा। ठीक, और ये सेल्फ इंडिकेटर जो KMnO4 है उसकी वजह से हुआ है। अच्छा, अब इसमें सल्फ्यूरिक एसिड क्यों यूज़ किया है, इसलिए कि एसिडिक मीडियम हो ताकि MnO4 रिड्यूस हो जाए इनटू Mn2+, खुद उसको ऑक्सीडाइज करे ऑक्सैलिक एसिड को और खुद रिड्यूस हो जाए, तो H2SO4 की प्रेजेंस में ये रिड्यूस हो जाता है आसानी से। अच्छा, ऑक्सैलिक एसिड को हीट क्यों किया जाता है, अभी बता दिया कि रूम टेम्परेचर पे स्लो रिएक्शन होता है, हीटिंग से वो रेट ऑफ रिएक्शन जो है वो इंक्रीज़ हो जाता है, तो आप जल्दी वो एक्सपेरिमेंट परफॉर्म कर लेंगे, रीडिंग्स आपको मिल जाएंगे। HCl यूज़ नहीं करना, क्यों नहीं करना, HCl जो है वो KMnO4 को ऑक्सीडाइज करके क्लोरीन गैस बना देगा, क्लोरीन गैस जो है वो एरर आपकी रीडिंग में जो है वो कॉज कर देगी। क्लोरीन गैस की फॉर्मेशन की वजह से आप HCl के अंदर चूँकि Cl का आयन मौजूद है ना, इस वजह से वहाँ क्लोरीन गैस लिबरेट हो जाएगी, वो एरर कॉज कर देगी। तो इसलिए आपने HCl यूज़ नहीं करना, H2SO4 यूज़ करना, HNO3 भी बल्कि ना करें, इसमें H2SO4 ही करेंगे। ठीक है, अब आगे कैलकुलेशन की तरफ आते हैं। ये क्वेश्चन जो पूछे जा सकते हैं, नीचे क्वेश्चन भी मैंने वैसे ऐड किए हैं। ठीक है, तो स्टूडेंट इज प्रोवाइडेड 500 cm³ ऑफ ऑक्सैलिक एसिड। अब आपको इसका वॉल्यूम V1 पता चल गया। ठीक है, यहीं पे आप लिख लिया करें बेशक क्वेश्चन पेपर के ऊपर। एंड 0.02 मोल पर डेसिमीटर क्यूब KMnO4 सोल्यूशन है, तो अब यहाँ पे KMnO4 सोल्यूशन की मोलैरिटी आपको गिवन होगी। ठीक है, इसको M2 कहते हैं। द स्टूडेंट प्रिपेयर्ड आउट 25 cm³ ऑफ द ऑक्सैलिक एसिड सोल्यूशन। अच्छा नहीं, जो ऑक्सैलिक एसिड है वो आपने ये लिया है 25 cm³, तो ये है आपका V1। ठीक है, एसिड सोल्यूशन इनटू अ कॉनिकल फ्लास्क, एडेड डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड एंड टाइट्रेटेड अगेंस्ट KMnO4, जो प्रोसीजर मैंने बता दिया है। अच्छा, अब नीचे जो रीडिंग्स हैं वो क्या है कि इनिशियल रीडिंग, फाइनल रीडिंग उसी तरह, तो आपने क्या करना था, फाइनल में से इनिशियल को माइनस करना था, और चाहे डायग्राम में आए चाहे इस तरह आए, दोनों सूरतों में फाइनल में से इनिशियल को माइनस करेंगे। तो यार 0 माइनस करते जाएँ तो यही रीडिंग फिर से आ जाएंगी, 24.8, 24.6, 24.7, और एक पॉइंट मैंने पहले भी समझाया था, करीब करीब वैल्यूज़ हैं तो कंकॉर्डेंट वैल्यूज़ हैं, और कंकॉर्डेंट वैल्यूज़ की जो एवरेज है वो भी आप ज़ायरा कैलकुलेट करते होते हैं, उन तीनों को इंक्लूड करते हुए, तीनों को प्लस करें, 3 पे डिवाइड करें। अगर कंकॉर्डेंट ना हो तो जो कंकॉर्डेंट हैं वैल्यूज़ उनको प्लस करके नंबर ऑफ वैल्यूज़ पे डिवाइड करना। स्टेट द कलर चेंज ऑब्जर्व्ड, अभी बता चुका हूँ कि पहले कलरलेस होता है,
और फिर उसके बाद परमानेंट पेल पिंक, पेल पिंक, एंड दैट इज बिकॉज ऑफ KMnO4। वाई इज डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड एडेड, तो बता चुका हूँ कि ये इसलिए यूज़ होता है कि ये एसिडिक मीडियम टू प्रोवाइड एसिडिक मीडियम फॉर द रिएक्शन, फॉर द रिडक्शन ऑफ MnO4 इंटू Mn+2, वो भी लिखते हैं, ये भी ठीक है, पूरा रिएक्शन के लिए एसिडिक मीडियम प्रोवाइड कर रहा है, ठीक है। कैलकुलेट द एवरेज टाइटर वैल्यू, एवरेज के लिए ये जो 3 वैल्यूज़ हैं आपने इनको प्लस करना है और 3 पे डिवाइड करना है। तो इनको प्लस करके मैं 3 पे डिवाइड करता हूँ तो मेरे पास आता है 24.7 cm3, 24.7 cm3 हमने KMnO4 यूज़ कर लिया, ठीक है जी, 24.7 ही आएगा। कैलकुलेट द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ KMnO4 यूज इन दिस टाइट्रेशन। अब नंबर ऑफ मोल्स भी KMnO4 के फाइंड आउट कर रहे हैं, तो उसके लिए आसान सा फार्मूला है। नंबर ऑफ मोल्स के लिए मोलैरिटी को आप मल्टीप्लाई करते हैं वॉल्यूम इन डेसीमीटर क्यूब के साथ। तो वॉल्यूम हमारा अभी cm3 में, dm³ में उसको कन्वर्ट कर लेंगे। तो मोलैरिटी हमें इसकी गिवन है, ऊपर हमने मार्क की थी 0.02, ये है मोलैरिटी ऑफ KMnO4। तो 0.02 को हम मल्टीप्लाई करेंगे वॉल्यूम के साथ विच इज़ 24.7, लेकिन उसको मैं डिवाइड कर लूँगा 1000 से, तो ये मेरे पास आ जाएगा इन dm³, ठीक है। ये याद रखना, यहाँ dm³ में वॉल्यूम पुट करना। अच्छा, इसको मैं अगर कैलकुलेटर पे सॉल्व करता हूँ तो मेरे पास आता है 4.94 × 10⁻⁻4 मोल्स। इतने मोल्स आपके पास KMnO4 के हो गए, ठीक हो गया। अब यहाँ से आपने फाइंड आउट करने हैं किसके, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ऑक्जेलिक एसिड। तो पहले हमेशा जो नोन है मोलैरिटी जिसकी ना, जो स्टैंडर्ड है, उसके मोल्स फाइंड आउट करते हैं, फिर इक्वेशन पे जाते हैं, मोल रेशो देखते हैं, और वहाँ से फिर आप दूसरी जो अननोन जिसकी मोलैरिटी नहीं पता उसके मोल्स पहले फाइंड आउट करते हैं, ठीक है। ये प्रोसीजर है। तो हम जाते हैं वापस इक्वेशन की तरफ। तो इक्वेशन में हम मोल रेशो देख लेते हैं। तो यहाँ पर इक्वेशन आपको गिवन होगी और इक्वेशन में से हम फिर मोल रेशो जो है वो देख लेंगे। तो ये है मेरे पास इक्वेशन। तो इसके 2 मोल्स हों तो इसके 5 होते हैं, तो 5:2 रेशो है, या 2:5 रेशो है, ठीक है। 2:5 रेशो, मोल रेशो हमने यहाँ पे ले ली, मोल रेशो 2:5। तो इसका मतलब है अगर हमने ऑक्जेलिक एसिड के मोल्स हमें चाहिए, मोल्स ऑफ ऑक्जेलिक एसिड, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, 5/2 और फिर उसको मल्टीप्लाई करेंगे नंबर ऑफ मोल्स ऑफ KMnO4, 4.94 × 10⁻⁻4। तो इसको भी अगेन कैलकुलेटर पे सॉल्व करते हैं। तो ये मेरे पास आता है 1.24 × 10⁻⁻3 मोल्स। इतने मोल्स होंगे ऑक्जेलिक एसिड के, ठीक है। फिर उसके बाद फाइंड द कैलकुलेट द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ऑक्जेलिक एसिड इन मोल पर डेसिमीटर, यानी कॉन्सेंट्रेशन या मोलैरिटी कह लें। तो वो कैसे फाइंड आउट होगी, वो फाइंड आउट होगी नंबर ऑफ मोल्स डिवाइड बाय वॉल्यूम। तो नंबर ऑफ मोल्स कितने हैं, ये ऊपर लिखा हुआ है 1.24 × 10⁻⁻3, और वॉल्यूम कितना है। तो वॉल्यूम वापस ऊपर जाएं, हमने बताया था कि 500 cm³ में से हमने कितना लिया है, 500 cm³ में से हमने जो लिया है यहाँ क्वेश्चन में वो लिया था 25 cm³ ओनली, ठीक है। ये है द स्टूडेंट प्रिपेयर्ड आउट 25 cm³ ऑफ ऑक्जेलिक एसिड। ये ऑक्जेलिक एसिड का वॉल्यूम है, ठीक है। तो इसको भी अगेन 25 है, तो इसको कन्वर्ट कर ले इनटू डेसीमीटर क्यूब बाय डिवाइडिंग इट 1000। तो 25 डिवाइड बाय 1000 करेंगे तो 0.025 वॉल्यूम आ जाएगा ऑक्जेलिक एसिड का। हमें मिक्सअप नहीं करना, ऑक्जेलिक एसिड का यहाँ पे पुट कर रहे हैं कि यहाँ पे आपने KMnO4 का नहीं पुट कर देना, ठीक है। तो यहाँ आपको नंबर ऑफ मोल्स मिल जाएंगे, किसके, नंबर ऑफ मोल्स मिल जाएंगे ऑफ ऑक्जेलिक एसिड, ठीक है जी। नहीं सॉरी, मोलैरिटी मिल जाएगी ऑक्जेलिक एसिड की। तो मोलैरिटी यहाँ पे मिल रही है 0.0494 मोल, ऊपर मोल है और नीचे डेसीमीटर क्यूब है, तो इसलिए इसका यूनिट बनेगा मोल पर डेसीमीटर क्यूब, ठीक। ये आपको मिल गई, मोलैरिटी भी मिल गई, ठीक है। उसके बाद आगे स्ट्रेंथ ऑफ ऑक्जेलिक एसिड। तो स्ट्रेंथ ऑक्जेलिक एसिड की कैसे पता चलेगी, स्ट्रेंथ ऑफ ऑक्जेलिक एसिड हमें पता चलेगी, हमने मल्टीप्लाई कर देना है, सिंपली मोलैरिटी को मल्टीप्लाई कर देना है मोलर मास के साथ। ये फॉर्मूला होता है,
मोलैरिटी मल्टीप्लाइड बाय मोलर मास। अब मोलर मास किसका, ऑक्सैलिक एसिड का, ऑक्सैलिक एसिड का मोलर मास COOH होल ट्वाइस। आप अभी फाइंड आउट पिछले भी कर चुके हैं, 90 होता है। तो मोलैरिटी ऊपर निकली थी हमारे पास 0.0494 इंटू 90, ठीक है। तो ये मेरे पास आ गया मल्टीप्लाई करने से 4.45 ग्राम्स पर डेसीमीटर क्यूब। ये मुझे स्ट्रेंथ पता चल गई। लेकिन वापस जाएं इस एक्सपेरिमेंट की स्टेटमेंट की तरफ, ठीक है। वहाँ स्टेटमेंट देखें क्या है, इसको भी बहुत इंपॉर्टेंट ये चीज़, डिटरमिन द स्ट्रेंथ ऑफ ऑक्सैलिक एसिड इन 500 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ इट्स सॉल्यूशन। आपने जो अभी फाइंड आउट किया ना स्ट्रेंथ, वो 500 सेंटीमीटर क्यूब में इसकी स्ट्रेंथ नहीं फाइंड आउट की, आपने इसकी स्ट्रेंथ फाइंड आउट की है 1 डेसीमीटर क्यूब के अंदर। इन 500 क्या होगा, इन 500 cm क्यूब आपने स्ट्रेंथ फाइंड आउट करनी है। ये है आपका गोल ही है, ठीक है। तो अब आसान हो गया, जब आपको 1 डेसीमीटर क्यूब के अंदर जो है इतना मैस है ये पता ही नहीं, ये स्ट्रेंथ है ये पता है। तो 500 सेंटीमीटर क्यूब बेसिकली कितने डेसीमीटर क्यूब होता है, 0.5 डेसीमीटर क्यूब। तो आप लिख सकते हैं कि 500 cm क्यूब इज़ एक्चुअली इक्वल टू 0.5 डेसीमीटर क्यूब। तो ये जो है ये 4.45 ग्राम 1 डेसीमीटर क्यूब में है, तो आधा डेसीमीटर क्यूब में कितना होगा, इसका आधा ही होगा ज़रा। तो इन 0.5 dm क्यूब स्ट्रेंथ इसकी आधी होगी, या आप ऐसे कर लें 0.5 को मल्टीप्लाई कर दें 4.45 के साथ, तो आपका आंसर आता है 2.23 ग्राम्स पर 500 सेंटीमीटर क्यूब। ये आपका फाइनल आंसर है कि 500 सेंटीमीटर क्यूब के अंदर जो है 2.23 ग्राम्स जो है वो डिज़ोल्व हुआ था। तो ये आप जो स्टेटमेंट थी उसके मुताबिक ये फाइनल सोल्यूशन आ गया हमारे पास। देख लें, मैंने इसीलिए इसकी स्पेशल जो है वो सारी चीज़ें लिखी हैं कि एक्सपेरिमेंट पे कैलकुलेशन भी ज़्यादा है और बहुत इंपॉर्टेंट एक्सपेरिमेंट है। ठीक हो गया, ये भी आपका एक्सपेरिमेंट कंप्लीट हो गया। आगे चलते हैं। अब जो मेजर वाले सेक्शन में लास्ट है टाइट्रेशन का एक्सपेरिमेंट नंबर 6 है। एस्टिमेट द अमाउंट ऑफ आयोडीन इन अ गिवन सॉल्यूशन बाय टाइट्रेटिंग इट विद स्टैंडर्ड सॉल्यूशन ऑफ सोडियम थायोसल्फेट। अभी तक आप समझ चुके होंगे स्टैंडर्ड सॉल्यूशन जिसकी मोलैरिटी पता होगी, आयोडीन की मोलैरिटी नहीं पता होगी, और इंडिकेटर इसमें जो यूज़ होगा वो स्टार्च होगा, और बाकी वही तकरीबन कैलकुलेशन है। वैसे ये वाला जो एक्सपेरिमेंट है ये आपका जो नीचे मॉडल पेपर है उसमें भी यही एक्सपेरिमेंट इससे रिलेटेड नीचे क्वेश्चन आए हुए हैं। जो क्वेश्चन नंबर 3 है आपका यही वाला एक्सपेरिमेंट है एग्जैक्टली, ठीक है। तो इसकी भी अगेन देखते हैं आगे जाके। वर्कशीट इसी किस्म की बनाई है जैसे ये क्वेश्चन है, बल्कि मैंने ज़रा डिटेल में टेबल के साथ वो बनाई हुई है सारी, तो उसमें देखते हैं। अच्छा, इसमें ये एक चीज़ देख लें कि राइट अ बैलेंस्ड इक्वेशन। इस में स्पेशली इक्वेशन आपने खुद लिखनी है। पिछले वालों में इक्वेशन गिवन थी, जो लंबी ज़्यादा इक्वेशन थी वो उम्मीद है गिवन होंगी, ठीक है। इसमें इक्वेशन आपने खुद लिखनी होगी, तो इक्वेशन भी बताता हूँ, वो याद रखनी है आपने इक्वेशन, ठीक है। तो ये एक्सपेरिमेंट है। प्रिंसिपल इसका ये है कि जो आयोडीन है ये रिएक्ट करता है सोडियम थायोसल्फेट के साथ, और इसमें होता ये है कि जो आयोडीन है वो आयोडाइड में कन्वर्ट हो जाता है। आयोडीन I2 है वो कन्वर्ट हो जाता है इनटू 2I और 2I नेगेटिव प्लस 2E। साथ आप इक्वेशन अगर लिखना चाहें तो वैसे लिखने की ज़रूरत नहीं है, नहीं सॉरी, I2 प्लस 2E गिव्स 2I माइनस। तो आयोडीन जो है वो कन्वर्ट हो जाता है इनटू आयोडाइडाइन। अच्छा, इक्वेशन में I2 प्लस 2 Na2S2O3 सोडियम थायोसल्फेट गिव्स यू NaI सोडियम आयोडाइड प्लस Na2S4O6। ये होता है सोडियम टेट्राथायोनेट, सोडियम टेट्राथायोनेट। तो बेसिकली जो आयोडीन है वो हो जाता है रिड्यूस, यहाँ पे रिडक्शन हो रही है, ये रिड्यूस होकर आयोडाइड आइन में कन्वर्ट हो जाता है, और ये जो थायोसाइनेट आइन है वो कन्वर्ट हो जाता है। थायोसाइनेट है S2O3O2 माइनस, ये ऑक्सीडाइज हो जाता है, और ये ऑक्सीडाइज होके टेट्राथायोनेट आइन में कन्वर्ट हो जाता है, विच इज़ S4O6 2 माइनस, ठीक है। तो एक रिड्यूस हुआ, दूसरा ऑक्सीडाइज हुआ, कलर चेंज हुआ, और आपको पता चल गया कि रिडॉक्स कंप्लीट हो गया। एपरेटस वही रिक्वायर्ड प्यूरेट है, पिपेट है, कॉनिकल फ्लास्क फनल, और डायग्राम भी अगर आगे तो आई एम श्योर कि आप देख सकते हैं। केमिकल स्टैंडर्ड सोडियम थायोसल्फेट सोल्यूशन जिसकी मोलैरिटी में पता होगी, आयोडीन सोल्यूशन और स्टार्च सोल्यूशन फ्रेश चाहिए होगा। एपरेटस प्रोसीजर वही है जो बताया था आपको कि आपने ब्यूरेट के अंदर लेना है सोडियम थायोसल्फेट लेना है, और पिपेट के अंदर आपने आयोडीन सोल्यूशन जो है वो लेना होगा। एंड पॉइंट इसमें आएगा
डीप ब्लू ब्लैक कलर, सॉरी एंड पॉइंट इसका आएगा कलरलेस। पहले होगा ब्लू ब्लैक ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ स्टार्च, और जब एंड पॉइंट आ जाएगा तो कलरलेस, तो ये आपका कलर चेंज भी आ गया इसके अंदर। अच्छा जी, वाई स्टार्च इज़ यूज, स्टार्च फॉर्म्स ब्लू ब्लैक कॉम्प्लेक्स, और फिर वो जब कलर चेंज करेगा तो आप डिटेक्ट कर सकते हैं एंड पॉइंट को आसानी से, ठीक है। वाई स्टार्च एडेड नियर द एंड पॉइंट, हाँ ये इंपॉर्टेंट है कि एंड पॉइंट के करीब जाकर स्टार्च ऐड क्यों करेंगे, अगर पहले कर देंगे तो हाई आयोडीन कॉन्सेंट्रेशन की वजह से स्टार्च आयोडीन का जो कॉम्प्लेक्स है वो स्टेबल हो जाएगा, ब्रेक नहीं होगा, तो एंड पॉइंट रीच नहीं होगा और एरर कॉज करेंगे आप। डिसअपेरेंस ब्लू ब्लैक कलर की, ये एंड पॉइंट है यानी कलरलेस हो जाएगा सोल्यूशन। और स्टार्च जो है वो हमेशा आपने फ्रेशली प्रिपेयर्ड लेना है, इसलिए कि जो स्टार्च है वो डीकम्पोज हो जाएगा तो और प्रोडक्ट्स बन जाएंगी और वो रिजल्ट आपका इनएक्यूरेट आएगा। अच्छा जी, अब आगे कैलकुलेशन सिमिलर ही है तकरीबन जो पिछले एक्सपेरिमेंट्स में हमने की हैं कि आपको सोल्यूशन की 0.1 मोल पर डेसीमीटर क्यूब आपको आयोडीन की कॉन्सेंट्रेशन जो है वो पता है, और आगे आप चल रहे हैं और आपने फाइंड आउट की है नहीं सॉरी सोडियम थायोसल्फेट की कॉन्सेंट्रेशन ये आपको पता है, और आपने बाद में फाइंड आउट करनी है कॉन्सेंट्रेशन आयोडीन की। तो ये वॉल्यूम अगेन उसी तरह आ जाएगा, फाइनल माइनस इनिशियल, तो 24.8 यहाँ पे आ जाएगा, 25 में से 0 माइनस करेंगे तो 25.0 आ जाएगा, 24.9 में से 0 माइनस करेंगे 24.9 आ जाएगा। स्टेट द कलर चेंज ऑब्जर्व्ड एट द एंड पॉइंट, अभी मैं बता चुका हूँ कलर चेंज होता है पहले ब्लूइश ब्लैक यानी ब्लू ब्लैक लिखें उसको, और फिर वहाँ से ये कलर चेंज होता है एंड पॉइंट पर जाकर कलरलेस हो जाता है, तो ये इस तरह लिखेंगे आप। इंडिकेटर यूज स्टार्च बता दिया पहले ही, मॉडल पेपर में इंडिकेटर का भी पूछा हुआ है, कलर चेंज का भी, तो इंडिकेटर स्टार्च है। व्हाट इज़ द पर्पस ऑफ स्टार्च इंडिकेटर, अब वो स्टार्च इंडिकेटर का नीचे लिख भी दिया है। स्टार्च जो है ये एक ब्लू ब्लैक कॉम्प्लेक्स बनाता है आयोडीन के साथ, तो स्टार्च फॉर्म्स ए ब्लू ब्लैक कॉम्प्लेक्स विद आयोडीन, ये स्टार्च का काम है। कैलकुलेट द एवरेज राइटर वैल्यू, तो 3 वैल्यूज़ हैं, कंकॉर्डेंट है, करीब करीब हैं, तीनों को प्लस करें, 3 पे डिवाइड करें तो आपके पास एवरेज वैल्यू आ जाएगी 24.9 सेंटीमीटर क्यूब। कैलकुलेट द मोल्स ऑफ सोडियम थायोसल्फेट यूज्ड, तो मोल्स के लिए उसी तरह जो कॉन्सेंट्रेशन या मोलैरिटी गिवन है उसको वॉल्यूम के साथ मल्टीप्लाई कर दें, तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोडियम थायोसल्फेट इज़, जो ऊपर हमें मोलैरिटी गिवन थी 0.100 मोल पर डेसीमीटर क्यूब, उसको आपने इसके वॉल्यूम के साथ मल्टीप्लाई करना है। मल्टीप्लाई करके मेरे पास आंसर आता है 2.49 टाइम्स 10⁻³ मोल। तो जो नोन है जिसकी मोलैरिटी उसको हमेशा लेकर नंबर ऑफ मोल्स उसके पहले फाइंड आउट करने हैं, फिर वापस इक्वेशन पे जाना है, इक्वेशन में मोल रेशो देखना है, और मोल रेशो की मदद से आपने मोलैरिटी जो है वो फाइंड आउट करनी है, दूसरी की अननोन की यानी आयोडीन की फाइंड आउट करनी है, ठीक है। तो आप ऊपर जाके इक्वेशन देखें तो इक्वेशन में आपको नंबर ऑफ मोल्स या मोल रेशो जो है वो इक्वेशन के अंदर मिल जाएगी। 2:1 है, आयोडीन 1 हो तो सोडियम थायोसल्फेट 2 होता है, यानी 2:1 रेशो है। तो आपने अगर सोडियम थायोसल्फेट के मोल्स निकाल लिए तो आयोडीन के उसका हाफ ही होंगे, ठीक है। तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ आयोडीन आपने निकालने हैं तो वो हाफ होंगे, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ आयोडीन इज़ हाफ ऑफ दिस, तो 2.49 × 10⁻³ का हाफ करेंगे तो ये आ जाएगा 1.245 × 10⁻³ मोल्स। अब उसके बाद आपने इसकी कॉन्सेंट्रेशन फाइंड आउट करनी है, तो कॉन्सेंट्रेशन के लिए आपने क्या करना होता है, नंबर ऑफ़ मोल्स को डिवाइड करेंगे वॉल्यूम के साथ, नंबर ऑफ़ मोल्स ओवर वॉल्यूम। तो नंबर ऑफ़ मोल्स अभी ऊपर हम निकाल चुके हैं, 1.245 × 10⁻³ है, और उसको हम डिवाइड करेंगे वॉल्यूम के साथ, और वॉल्यूम जो है वो ऊपर हमने लिया हुआ था आयोडीन सोल्यूशन का वॉल्यूम यहाँ पर लिखा हुआ होगा, क्वेश्चन में ही गिवन होगा आपको, ठीक है। वो वैसे मैंने 25 इन सारे क्वेश्चन में 25 CMQ भी लिया हुआ है, तो वो 25 हो जाएगा 0.025, तो इन दोनों को हम डिवाइड करेंगे तो हमारे पास ये आ जाएगी इसकी कॉन्सेंट्रेशन विच इज़ 0.0498 मोल पर डेसीमीटर क्यूब। यहाँ तक आपका मॉडल पेपर में यहाँ तक था, आगे अगर स्ट्रेंथ का भी कहा जाता है तो स्ट्रेंथ
मोलरिटी को फाइंड आउट कर लें आप इसके मोलर मास के साथ। तो ये जो कॉन्सेंट्रेशन है ये इसको इसके मोलर मास के साथ आप मल्टीप्लाई करें तो इसका मोलर मास जो है वो निकलता है 253.8 लिखा हुआ है 253.8। इसको मल्टीप्लाई कर दें आप 0.0498 के साथ तो आपको इसकी स्ट्रेंथ भी मिल जाएगी। तो ये आ जाएगी 12.64 ग्राम पर डेसीमीटर क्यूब। ये स्ट्रेंथ भी निकाल दी। ठीक है जी। अब इससे रिलेटेड मैंने कैलकुलेशन भी बता दी, क्वेश्चन भी बता दिए, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स भी बता दिए। ये आपका मेजर का लास्ट एक्सपेरिमेंट हो गया कंप्लीट। तो अब देखें जी, इस वन शॉट में मैंने अपनी तरफ से कोशिश की है कि सारे एक्सपेरिमेंट से रिलेटेड जो है वो आप लोगों को कैलकुलेशंस बताई, अपरेटस बताए और कुछ इक्वेशंस भी सारे लिखी हुई दिखा दी और वर्कशीट्स भी सॉल्व करवा दी हैं। जितना जो मैं समझता था जिस किस्म का आ सकता है पेपर उस किस्म का मैंने सारी कैलकुलेशन आपको कंप्लीट करवा दी है। ठीक है, लेकिन इसके बावजूद अगर आपको कोई क्वेश्चंस हों तो आप कमेंट्स में पूछ सकते हैं। इंशाल्लाह मैं कोशिश करता हूँ कि तमाम स्टूडेंट्स के क्वेश्चंस के आंसर्स जो है वो प्रोवाइड कर सकूँ। नेक्स्ट वीडियो इंशाल्लाह हम बनाएंगे जो माइनर आपका पीबीए है उससे रिलेटेड और एक ही वीडियो में कोशिश करेंगे आज ही वीडियो अपलोड हो जाए कि सारे माइनर के एक्सपेरिमेंट्स में उसमें एक ही वीडियो में हम कवर अप कर लें इंशाल्लाह। और अगर इससे पहले आपने मॉडल पेपर जो है केमिस्ट्री का जो फेडरल बोर्ड की वेबसाइट पे है अगर उसका सोल्यूशन नहीं देखा और सॉल्ट एनालिसिस एक बहुत इंपॉर्टेंट एक्सपेरिमेंट है, अगर वो सॉल्ट एनालिसिस कैसे परफॉर्म होता है उसकी स्कीम पूरी तो आपके सामने स्क्रीन पे ये दोनों वीडियोस का लिंक आ रहा है, आप इस पर क्लिक करके वो वीडियोस जो है वो देख सकते हैं। और वीडियो की डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा वर्कशीट्स भी मिल जाएंगी इंशाल्लाह। तो सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो इंशाल्लाह।